अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आज जो है वो ये नया चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्ट लेंगे और इसको जल्दी जल्दी और अच्छा से समझ के एंड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को जनवरी में मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो में कहा था कि मैं आपको जनवरी में ही बाकी चैप्टर्स को प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब बाकी चैप्टर्स की वीडियो मैं आपको जनवरी में ही बना के दे दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने आपको उसके बाद ये भी बताया था कि मेरे जो है वो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इस वजह से मैं नहीं थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्स की वजह से ही मैं प्रिपरेशन में बहुत बिजी रहा। जब भी मैं आगे के जो बाकी के 4 चैप्टर्स बचे हैं वो मैं नहीं बना सका। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्जाम से बिल्कुल फारिग हूँ। तो अब मैं ये आपको सारे चैप्टर्स इसी मंथ में आपको जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत प्रिसाइजली बहुत ज़्यादा मैं मतलब वैसे अब जो बाकी चैप्टर्स हैं, क्योंकि आपको अब इतनी थीम तो समझ आ गई है हर चैप्टर की कि हर चैप्टर को मैं इस तरह से ऑनलाइन या ये लेक्चर्स आपको किस तरह से बना के देता हूँ, उसमें किस तरह से मार्किंग कराता हूँ। तो अब तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो लोग उन लोगों को तो हैबिट हो गई होगी। लेकिन मैं जो बाकी चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स मेरे ख्याल में ईद के बाद हैं, मई में है या आई गेस जून में है, मई या जून में ही कहीं इन्हीं डेट्स इन्हीं मंथ्स में है। तो इंशाल्लाह उससे बहुत पहले आपके चैप्टर्स हो जाएंगे ख़त्म। आपको इंशाल्लाह इसी महीने के एंड में एंड तक, ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि 22-23 मार्च से पहले पहले आपको बाकी के 4 चैप्टर्स मिल जाएं। और इंशाल्लाह होपफुली आपको 22-23, बस ये लास्ट होगा मेरा मतलब जो वीडियो होगी आपको इससे मजीद में डिले नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 1-1.5 महीना प्रिपरेशन के लिए अच्छा मिल जाएगा। बाकी आई होप, हाँ, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पिछले चैप्टर्स हैं आपके, वो आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, उसको नोट डाउन कर लिया अपने रजिस्टर्स में, उसको याद कर लिया है। ठीक है। आगे के चैप्टर्स अगर आपके पास नहीं भी मिले तो आपको कम से कम पिछले चैप्टर्स की तैयारी आपकी होनी चाहिए अब तक। ठीक है। तो आगे के जब आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सर पे बर्डन नहीं होगा। ठीक है। ऑल्दो आपको आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी में इक्वली अपने टाइम को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट नाम से जाहिर हो रहा है कि वो सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जो आपको प्रोटेक्शन दे सके, आपकी हिफाजत कर सके और आपको मूव करा सके। ठीक है। अब इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है। इसको आपने सिर्फ एक क्विक रीड देना है। इसमें से बहुत सारा जो है वो एग्जाम में कोई ऐसी ऐसी चीज टेस्ट नहीं होगी, लेकिन इसमें से आपने रीडिंग करनी है। बस आपको मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया कि वो सिस्टम जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन दे, आपके बॉडी को शेप दे, आपकी बॉडी में मूवमेंट लेकर आए। ठीक है। हम उस सिस्टम को या उसके रोल को, ठीक है, उसके उस सिस्टम के रोल को हम सपोर्ट एंड मूवमेंट का रोल देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम हमें ये रोल्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब कुछ डेफिनेशन है। पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज स्टिम्युलाई या व्हाट इज स्टिम्युलस। स्टिम्युलस या स्टिम्युलाई कहते हैं जब भी आपकी बॉडी के अंदर किसी बिहेवियर का चेंज आए। जैसे फॉर सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक कोई चीज गर्म हो रही है, ठीक है, या कोई भी आप चाय के बर्तन को जिसमें आप चाय बनाते हो वो गर्म हो जाता है, तब आप जब उसको हाथ लगाते हो तो आपका बिहेवियर क्या होता है, आप हटा लेते हो, फौरन अपना हाथ हटा लेते हो। ठीक है। तो आपने हटाया किस वजह से? क्योंकि आपको गर्म लगा। ठीक है। तो आपकी बॉडी में आया चेंज, किसी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आया। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। आपको गर्म महसूस हुआ
तो आपने अपना बिहेवियर को चेंज किया, अपने हाथ को मूव कराया, पीछे हटाया। ये चेंज की वजह से आपकी बॉडी में ये चेंज आया, ठीक है, बिहेवियर का चेंज आया आपकी बॉडी में। वो किस वजह से आया? टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर इज बेसिकली द स्टिम्युलस, जो आपकी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आता है वो स्टिम्युलस कहलाता है, ठीक है। स्टिम्युलाई कह लो, स्टिमुलस कह लो, एक ही बात है। स्टिमुलस भी पढ़ोगे आप, स्टिमुलाई भी पढ़ोगे, वर्ड्स दोनों का मतलब एक ही है, स्टिमुलाई बोलो या स्टिमुलस बोलो। अब कुछ होते हैं इंटरनल स्टिमुलाई, कुछ होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनली होते हैं और कुछ बाहर इन्वायरमेंट में होते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी, आपने हाथ हटाया, बाहर इन्वायरमेंट में आपको कुछ चीज गर्म लगी, ऐसी आपने अनयूजुअल चीज फील करी, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपकी बॉडी के अंदर चेंज आया, लेकिन वो बाहर की किसी एलिमेंट की वजह से चेंज आया, बाहर के टेम्परेचर की वजह से चेंज आया आपकी बॉडी के अंदर, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन लिखा हुआ है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और इस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट। या फिर अगर कोई इंटरनल स्टिमुलस होता है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है, या जो आपके मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है, वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, अगर स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल है। आपके मसल्स में कभी क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स क्या होते हैं? जब आप बहुत ज्यादा भागते हो, एक्सरसाइज करते हो आप, तो जाहिर सी बात है एक्सरसाइजिंग की वजह से कभी आपके मसल्स जो हैं उनमें कभी आप नोट करना, या कभी जब आप बहुत ज्यादा लेटे रहते हो तो आपके मसल्स में एक क्रैम्प्स या फिर एक इरिटेशन आ जाती है, ठीक है। मसल स्टिफ हो जाते हैं या वो खुद ही हिलने लगते हैं, ठीक है। कभी आपने, बल्कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जो आपने कभी बकरा ईद में देखा होगा। बकरा ईद में जब गाय या जो बकरे वगैरह होते हैं, जब उनको ज़िबा किया जाता है तो इनके मसल्स में एक मूवमेंट आपको देखने को मिल रही होती है। जो उनके गोश्त वगैरह होते हैं, उनके वो मूव कर रहे होते हैं खुद ही, ठीक है। वजह क्या होता है? वजह वो इंटरनल स्टिमुलस होता है जो उनकी बॉडी में मूवमेंट लेकर आ रहा होता है, ठीक है। चेंज उनकी बॉडी के अंदर, ये इंटरनल होता है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के अंदर भी होता है। कभी आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल्स के अंदर एक मूवमेंट फील होगी, ठीक है। वो बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। लेकिन उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। जो अगर किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से ऐसा हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस। और अगर एक्सटर्नल है स्टिमुलस तो उसको पैराटोनिक कहते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लोकोमोटरी मूवमेंट या टैक्सिस या टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें होता यह है कि ये मूवमेंट जो है, जो आपका स्टिमुलस होता है, या तो आप उसकी तरफ मूव करते हो या आप उससे दूर भागते हो। फॉर सपोज अगर धूप निकली हुई है तो आप क्या करोगे? छांव में जाने की कोशिश करोगे, कहीं जहां छांव है। तो ये आपकी बॉडी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? सन की वजह से, धूप की वजह से, बार, ठीक है। स्टिमुलस की वजह से चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप सन से दूर भाग रहे हो। तो ऐसी मूवमेंट सन, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो सन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जैसे मैं सनफ्लावर की एग्जांपल देता हूँ। तो सनफ्लावर का जो फेस होता है वो हमेशा टुवर्ड्स दी सन होता है। जो सनफ्लावर का होता है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स दी सन होता है। तो जिधर सन होगा, यानी कि ये मूवमेंट जो है वो अगर अगर वो ग्रो भी करेगा ना, तो टुवर्ड्स दी सन करेगा, ठीक है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो टुवर्ड्स दी स्टिमुलस होती हैं। देख, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी धूप की, तो आप सन से दूर भागते हो। लेकिन इसी तरह अगर ये फूड है, फूड का पार्टिकल है, और ये एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है। इसको जब भूख लगेगी, ये इस फूड पार्टिकल की तरफ जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये स्टिमुलस हो गया, इसकी बॉडी में चेंज आ रहा है। इस स्टिमुलस की वजह से, फूड की वजह से इसकी बॉडी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और ये जब मूवमेंट करेगा, ये अपने स्टिमुलस की तरफ करेगा। तो ऐसी मूवमेंट को टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। या अगर ये स्टिमुलस से दूर भाग रहा है तो ऐसी मूवमेंट को भी टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये ज्यादातर
एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में पाई जाती है, ठीक है। फिर ट्रॉफिक मूवमेंट, ये बेसिकली मूवमेंट तो नहीं होती लेकिन ये ग्रोथ होती है, ठीक है। या तो आप उस स्टिमुलस की तरफ ग्रो करते हो या आप स्टिमुलस से दूर भागते हो। फॉर सपोज ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ये सॉइल के अंदर ये प्लांट है, यहाँ पे सन है, ठीक है। ये सन हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं। जब स्टेम ग्रो करती है तो वो सन की तरफ ग्रो करती है, और जब रूट्स ग्रो करते हैं तो वो सन से दूर ग्रो करते हैं, सन से दूर होते जाते हैं। और स्टेम जो होती है वो सन की तरफ ग्रो करती है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होती है, और रूट्स की ग्रोथ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है। तो ऐसी ग्रोथ को ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया वगैरह में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं कि जब कोई ऐसा प्लांट जिसमें वाटर की वजह से चेंज आए, ठीक है, वाटर उनके ऊपर डालोगे तो वो सुकड़ जाएंगे। या अगर आपने ये वाला प्लांट देखा हो, टच मी नॉट, ठीक है। टच मी नॉट एक प्लांट है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर हल्की सी आप उसको टच भी करोगे या पानी उसके ऊपर डालोगे तो वो जो उसके लीव्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो ऐसी मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ड्यू टू वाटर, ठीक है। मेनली वाटर की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन आप, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अगर ऐसी तरीके की ऐसी कोई मूवमेंट आप देखोगे, ज्यादातर ये किस प्लांट में पाई जाती है, ये टच मी नॉट के अंदर होती है। ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, अगर आप इसको टच भी करते हो ना तो ये मतलब उस मूवमेंट की वजह से, उस स्टिमुलस की वजह से ये बंद हो जाता है, या फिर अपने लीव्स को श्रिंक कर लेता है, या अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, ठीक है। फिर मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोग इसको सेम समझते हैं। मूवमेंट बेसिकली ब्रॉडर टर्म है और लोकोमोशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन में ये फर्क है। मतलब लोकोमोशन में क्या होता है, आप यहाँ हो पॉइंट ए में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना ये लोकोमोशन कहलाता है। और मूवमेंट आपकी किसी भी तरीके से होती है, आप अपने हाथ को हिला रहे हो। मूवमेंट, लोकोमोशन इज बेसिकली टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से लोकोमोशन एक उसकी टाइप है। मूवमेंट में आपको अपने हाथ को हिलाना, अपने टांगों को हिलाना, ठीक है, अपनी बॉडी को हिलाना, आप एक्सरसाइज करते हो, आप मूव करते हो, ठीक है। आप इसके अलावा ये सारी मूवमेंट हैं। लेकिन लोकोमोशन इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और मूवमेंट की टाइप्स हैं, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल वो आपसे पूछ सकता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मार्किंग भी कर लें साथ साथ, ये मार्क कर लें आप प्लीज। मैं आपको साथ साथ मार्क भी करा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन आपसे इसकी पूछी जा सकती है कि डिफरेंस बता दें इस ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक में। तो आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें। फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट आ सकती है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में ये तीनों के डिफरेंस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत छोटा है ये। अब आ जाते हैं इस पे, इसको आप सिंपली आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग कर लीजिएगा इसमें। मूवमेंट की डेफिनेशन, मूवमेंट की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो मैं आपको आगे किसी जो अभी समरी आएगी इसमें आपको मूवमेंट की डेफिनेशन में आपको मार्क करा दूँ, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे यहाँ तक तो ये देख लें। अब आते हैं स्केलेटन के ऊपर। बहुत सारी किस्म, तीन किस्म के, या एक ब्रॉडर टर्म में देखें हम तो काफी टाइप्स के जो हैं वो स्केलेटन होते हैं, जिनमें से मेनली आपके पास ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हाइड्रोस्टैटिक, एक है एक्सोस्केलेटन और एक है एंडोस्केलेटन, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें स्केलेटन का फंक्शन 3, ये आपका फंक्शंस, एक नया क्वेश्चन बन गया। वो हो सकता है आपका 3 मार्क्स का आपसे फंक्शन की डेफिनेशन, सॉरी, फंक्शन पूछ ले। तो आप ये लिख सकते हो, आपको शेप देता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है,
ये काम किसका होता है? स्केलेटन का होता है। स्केलेटन जो आपकी बॉडी के अंदर बोन्स होती है ना, जो ढांचा जिसे कहते हैं एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में, तो वो उसको हम स्केलेटन कहते हैं। और ये स्केलेटन का काम ये होता है शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना। तो ये आपके पास फंक्शन के भी जो है वो क्वेश्चन एक बन गया आपके पास, हेडिंग बन गई। ठीक है, फंक्शन की आप हेडिंग डाल के आप ये फंक्शन के सॉरी स्केलेटन के फंक्शंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केलेटन यहाँ पे है हाइड्रोस्केलेटन। अगर एक जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता, उसकी बॉडी में फ्लूइड भरा भरा हुआ होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है, जैसे कुछ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कभी आपने देखा है? अगर अर्थवॉर्म कभी किसी ने देखा, क्या उसके अंदर कोई हड्डियां होती हैं? क्या उसके अंदर कोई हार्ड स्केलेटन होता है? नहीं, लेकिन उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई लिक्विड होता है जो उसकी बॉडी को सपोर्ट देता है। इसी तरीके से कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में ये फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जिनकी बॉडी को शेप देता है। इसमें ये जेलीफिश आपको नजर आ रही है, जेलीफिश भी आती है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको ये कुछ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के अंदर होता है। सबसे सिंपल टाइप का स्केलेटन यही होता है। फिर एक्सोस्केलेटन, बाहर जो एनिमल्स के अंदर जो आउटर जो बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है, जैसे आप जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह अगर देखे हो, सभी ने देखे होंगे, तो इंसेक्ट्स के बाहर, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर नहीं होता, इंसेक्ट्स के बाहर एक स्केलेटन डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, मोलस्का क्या है? मोलस्का इज अ टाइप ऑफ एनिमल। एनिमल की कैटेगरीज हैं। ठीक है, एनिमल का फाइलम है। ठीक है, फाइलम क्लासिफिकेशन है एक तरह की एनिमल की, जैसे इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन है, फाइलम मोलस्का इस तरह से। फाइलम मोलस्का जिसमें ऑक्टोपस वगैरह, स्क्विड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर इनका जो स्केलेटन होता है वो काइटिन से मिलके बनता है। काइटिन क्या है? काइटिन भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, प्रोटीन है, एक तरह का समझ लो प्रोटीन है। ठीक है, काइटिन से इनका स्केलेटन मिलके बना हुआ होता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये बिल्कुल एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की इतनी अच्छी एग्जांपल है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, और ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर, स्केलेटन के अंदर जो है वो कुछ बोन्स होती हैं, कुछ हड्डियां होती हैं जो डिवाइडेड होती हैं कार्टिलेजेस के अंदर और बोन्स के अंदर। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और बोन्स एक्चुअल में जो होती हैं वो हार्ड बोन्स होती हैं। जैसे आपकी टांगों की बोन, आपकी टांग के अंदर बोन है, ठीक है, हड्डियां हैं, आपके हाथ बोन से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये हार्ड बोन्स हैं। आपको पता है बोन्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट वर्ड आपने सुना है, जो सीमेंट वगैरह में डलता है, जो बिल्डिंग्स को मजबूत करने में ये मटेरियल डाला जाता है, बोन्स आपकी अल्लाह ने इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनाई है। ठीक है, कंक्रीट से भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं आपकी बोन्स। अगर एक आपकी बोन्स में कोई डिफेक्ट नहीं है तो आपकी बोन्स इतनी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो कार्टिलेजेस जो होते हैं वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं। जैसे आपकी ईयर की बोन, आपके कानों में बोन्स हैं, ठीक है, ये आप अपने कानों को मोड़ सकते हो, वो सॉफ्ट बोन्स हैं। ठीक है, आपको मैंने कार्टिलेजेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ट्रैकिया होता है उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, कार्टिलेजेस के जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, और बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ये पूरा आपने एज इट इज आपने कॉपी करना है। ठीक है, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने मार्क पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बोन्स और कार्टिलेजेस में आपको फर्क बता दिया। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये बोन्स और कार्टिलेजेस हो गई। ठीक है, अच्छा, इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी सिर्फ इसमें लिखा हुआ है
कार्टिलेज किससे मिलके बने, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, और इसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑस्टियोसाइट्स, ये सब आपकी रीडिंग का मटेरियल है, कोलेजन से मिलके बने, ठीक है। It is made up of cells called chondrocytes embedded in matrix of protein called collagen. It is made up of cells called osteocytes. ये इनके सेल्स का नाम अभी मैंने आपको बताया ऑस्टियोसाइट्स, और इनके सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। कोलेजन क्या है, कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन है, हमारी जो बोन्स हैं वो इस कोलेजन से मिलके बनी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको रीडिंग करना है, बाकी इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। इस पे बिल्कुल ये इस पे 100% इस पे तो आ सकता है, कार्टिलेज और बोन पे बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। फिर ह्यूमन स्केलेटन, ये रहा आपका ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इस पे, आपको मैंने अभी बताया डिटेल में कि स्केलेटन जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, स्पेशली लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, लिम्स आपके हाथ और पैरों को लिम्स कहा जाता है, ठीक है। और इनकी वजह से आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर ये टाइप लिखेंगे, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें फॉलो करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बोन्स होती हैं, आपकी ट्रैकिया के अंदर बोन्स होती हैं, ठीक है। लेरिंक्स के अंदर, ये सब आप लिखा हुआ है, कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। अच्छा, इसको सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, और फिर आ जाएं स्केलेटल सिस्टम इन अ डायनामिक इज अ डायनामिक सिस्टम। अच्छा, डायनामिक सिस्टम मैंने आपको भी बताया, डायनामिक का मतलब जो मूव हो सके, स्केलेटल सिस्टम मूव करवा भी सकता है, मूव हो भी सकता है, ठीक है। अब होता यह है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो बोन्स होती है ना, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, जाहिर सी बात है ग्रोथ होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। फिर जब आपकी बोन्स जो है वो ग्रो करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं, तो बेसिकली जो, जैसे अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाएगा। आपकी स्किन है, आपकी स्किन जैसे जैसे ग्रो करते हैं आप, तो आपकी स्किन के जो आउटर सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, फिर वो डेड होके गिर जाते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह बोन्स में भी यही होता है, बोन्स में भी जो आउटर सेल्स होते हैं वो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है वो मतलब रिप्लेस होते हैं, उस प्रोसेस को, उस रिप्लेस के प्रोसेस को, यानी कि सेल्स रिप्लेस होके वापस नए सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रीमॉडलिंग, ठीक है। रीमॉडलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लें, 5% से लेकर to 10% of our bone dissolve away annually and replaced by new one. This process is called remodeling, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं, there are 3 types of cells associated with bones. अब ऑस्टियोसाइट्स में भी 3 तरह के और सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, यानी कि जो बोन्स के सेल्स होते हैं उनको, जो मतलब बोन्स फॉर्म करते हैं, जो बोन्स के सेल को बनाते हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, यानी कि इनकी वजह से ऑस्टियो जो बोन्स के सेल्स होते हैं वो बनते हैं, डिवाइड होते हैं एक तरह से, समझ लो। फिर जब वो डिवाइड होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है मेच्योर होते हैं, उन मेच्योर सेल को फिर हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। ऑस्टियोसाइट्स मिलकर आपकी फिर बोन बनाते हैं। फिर होते हैं कुछ ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन्स को डिसॉल्व करते हैं, जब डेड हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, ठीक है। ये आपकी एक हेडिंग होगी, टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विद बोन्स, ये हेडिंग लिख लीजिएगा। ये आपसे बिल्कुल वो नेम पूछ सकता है, या हो सकता है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, ठीक है। इनके जो है फंक्शंस याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं इस पे, मॉडल ऑफ बोन हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग 6 वीक्स। हाँ, ये वैसे आपके लेवल पे वो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दिया तो हम इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले जब आपकी बोन खुदा ना खास्ता कभी फ्रैक्चर हो जाती है, तो फिर होता यह है कि
आपकी बोन को हील होने में, रिकवर होने में टाइम लगता है, तकरीबन 6 to 7 वीक्स, मिनिमम 6 वीक का टाइम दिया। अगर आपकी बोन बहुत वीक है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 8 वीक्स तक भी बात चली जाती है, 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपकी बोन बहुत जल्दी रिकवर होने की सलाहियत रखती है तो वो 6 to 5 वीक्स में बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा केयर करनी पड़ती है। अब होता ही है कि जब आपकी बोन टूट जाती है, ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप बोन्स हैं, तो जाहिर सी बात है खून निकलेगा। जब भी कोई चीज बोन्स टूटेंगी तो बोन्स के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो होता ये है कि बोन्स के अंदर जब जाहिर सी बात है जब वो टूटेगी तो ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा तो कौन से ब्लड के सेल्स जो हैं वो अपना काम करने लगेंगे, वो सबको याद आ रहा होगा, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या करेगा, जहां पे बोन टूटी है वहां पे क्लॉट बनाना शुरू कर देगा ताकि ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। फिर फिर क्या होता है यहाँ पे जो अब यहाँ क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड निकल रहा है ना, एक ये एक एक्शन, दिस इज सम सॉरी, ये तो एक एक्शन हो गया। अब उसका ऑल्टरनेटिव रिएक्शन क्या होगा कि जो आपके प्लेटिलेट्स होते हैं वो क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं, रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लड बाहर नहीं निकले, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट में चैप्टर नंबर, आखिरी चैप्टर था आपका 9th क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्लेटिलेट्स क्या होते हैं। फिर होता यह है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट, ये वाले जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये आते हैं और यहाँ पे एक सॉफ्ट सा मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू करते हैं कार्टिलेजेस की फॉर्म में। यहाँ पे जो येलो येलो का मटेरियल आना शुरू हो रहा है ना, ये कार्टिलेजियस मटेरियल होता है और इसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। ये दिख रहा है कैलस, इसको कैलस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी बोन टूटती है, ब्लड निकलना शुरू होता है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं यहाँ पे क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट यहाँ पे अपना एक दूसरा मटेरियल जिसको कार्टिलेज भी कहते हैं, कार्टिलेज को डिपॉजिट करना शुरू करते हैं। जब कार्टिलेज डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पे एक और, यानी कि अब फिर ये रिप्लेस हो जाता है, जो क्लॉट होता है ना इसको रिप्लेस करके कार्टिलेज यहाँ पे बन जाता है और ये सॉफ्ट बोन होती है। जब भी आपकी बोन को प्लास्टर में रखा जाता है ताकि कुछ हो ना सके, ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, आप हल्का सा हाथ मारोगे तो कार्टिलेज टूट जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरे सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब क्या करते हैं, फिर उनमें जो एक्चुअल में जो बोन सेल्स होते हैं ना, जो बाद में आपके बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 3 में, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एंड कैपिलरीज invade the callus, blood nourishes the cell and osteoclast break down the callus। अब होता यह है कि यहाँ पे कैलस बन गया, ऑस्टियोब्लास्ट ने आके कैलस फॉर्म कर दिया। अब होता यह है कि दूसरे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आके और फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो आना शुरू होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनना शुरू होता है, ब्लड आना शुरू होता है, ब्लड फ्लो करना शुरू होता है ताकि इस स्ट्रक्चर को वापस लिविंग बनाया जा सके। वो डेड हो चुका है ना, जब वो टूटता है तो वो डेड हो जाता है, तो वहां पे ब्लड को फ्लो करने से रोका जाता है। उसके बाद वापस ब्लड का फ्लो जो है वो होता है ताकि ब्लड जब ऑक्सीजन आपकी उस पार्ट ऑफ द बॉडी पे पहुंचेगी तो उसको वापस लिविंग में कन्वर्ट कराया जा सके। फिर ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट आके मजीद उस कैलस को खत्म करते हैं और जो हार्ड बोन सेल्स होते हैं उनको डिपॉजिट करना शुरू करते हैं और फिर इसी तरह हीलिंग हो जाती है बोन की। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हीलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। बोन्स हीलिंग कब करती है, तो ये बिल्कुल एक डिटेल नोट आ सकता है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ पे स्टेप्स हैं तो हो सकता है वो आपसे बिल्कुल